अब यहाँ से पढ़ना हम शुरू करेंगे एडवांस सीएसएस। तो इससे पहले हम एडवांस सीएसएस पढ़ना शुरू करें, तो नॉर्मली एडवांस सीएसएस में हमारे 4 से लेके 5 टॉपिक ही हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है हमारे पास एडवांस सीएसएस में। तो क्या होता है कि बेसिकली जो एडवांस सीएसएस होता है उसमें थोड़े हमारे पास एडवांस टॉपिक होते हैं। तो होता क्या है कि जो हमारे फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं 70% फ्रंट एंड डेवलपरों को या तो एडवांस सीएसएस आती नहीं है या उनको समझ में नहीं आती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एडवांस सीएसएस को बहुत अच्छे से पढ़ें। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी एडवांस सीएसएस। इससे पहले कि हम एडवांस सीएसएस पढ़ना शुरू करें, उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक यूट्यूब पे एक चैनल है, हम कहते हैं गॉड ऑफ सीएसएस। तो ये इनका चैनल है केविन पॉल। तो ये मतलब बहुत अच्छे से बताते हैं सीएसएस वगैरह, तो इनको गॉड ऑफ सीएसएस बोलते हैं यूट्यूब में। तो इनको भी एक बार चैनल चेक कर लेना। ये तो काफ़ी डेली वीडियोस डालते रहते हैं। इनकी वीडियोस मतलब 4-5 दिन में एक एक बार देख लेना तो काफ़ी ठीक हो जाती है सीएसएस एडवांस वाली। तो हम अपने उसमें वापस आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सी एस एस ग्रेडियंट। तो जो हमारा सी एस एस ग्रेडियंट प्रॉपर्टी होता है, तो जब भी हमारा एक कलर दूसरे कलर में चेंज होता है, तो क्या होता है, या तो नॉर्मली चेंज होता है या तो अचानक से चेंज होता है। सी एस एस ग्रेडियंट में क्या होता है, जो कि इस डायग्राम में दिखा रखा है, वो जो कलर होता है वो हल्के हल्के चेंज होता है दूसरे कलर में। जैसे कि यहाँ पे देखोगे पिंक कलर है और यहाँ पे देखोगे तो येलो कलर है। तो जो ये वाला एरिया देखो, तो उसमें क्या है, वो एकदम कलर कलर एकदम से चेंज नहीं होगा। वो कलर क्या है, हल्के हल्के ट्रांजेक्शन करके चेंज होगा, मतलब स्लोली स्लोली चेंज होगा, एकदम से चेंज नहीं होता। तो 3 तरीके के हमारे पास सी एस एस में ग्रेडियंट होते हैं। एक होता है हमारा लीनियर ग्रेडियंट, एक होता है हमारा रेडिकल ग्रेडियंट, एक होता है हमारा कोनिक ग्रेडियंट। हमारे पास तीनों, अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है। जो हमारा लीनियर ग्रेडियंट होता है, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, लीनियर ग्रेडियंट, ये क्या करता है, ये लाइन में चलता है, या तो अप साइड डाउन जाता है, या लेफ्ट जाता है, या फिर राइट जाता है, या फिर डायगोनल जाता है। जो हमारा रेडिकल ग्रेडियंट होता है वो क्या करता है, वो हमारा सेंटर से डिफाइन करता है। जैसे कि इस वाले डायग्राम हम देख सकते हैं, बाय सेंटर से डिफाइन करता है। और जो हमारा कोनिक ग्रेडियंट होता है वो भी सेंटर से डिफाइंड होता है, लेकिन वो अप साइड डाउन जाता है। जैसे कि इसमें दिखा रखा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ खत्म। ऐसे ही यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ खत्म, और ये इसका सेंटर डिफाइन करने का। तो हम तीनों ग्रेडियंट को एक-एक करके देखेंगे, और यहाँ पे थोड़ी जानकारी लिखी है कि सीएसएस ग्रेडियंट में क्यों यूज़ करना चाहिए और वगैरह-वगैरह। तो अब मैं कोड में आता हूँ, और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक डिव बनाऊँगा, और उस डिव को मैं सेलेक्ट करके थोड़ी सी हाइट दूँगा, थोड़ी सी विड्थ दूँगा। 600 पिक्सल की हाइट दे देता हूँ, 600 पिक्सल की विड्थ दे देता हूँ, और उससे एक बॉर्डर दे देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि वो कहाँ पे है। थोड़ी सी मार्जिन देता हूँ ताकि थोड़ा सेंटर में आ जाए। अब अगर मैं देखूँगा तो हाँ, तो ऐसा मेरे पास आ गया है, और अब इसमें मैं ग्रेडियंट लगाऊँगा अपना। तो ग्रेडियंट लगाने के लिए हम पहले कौन से ग्रेडियंट की बात करेंगे, सबसे पहले रूल्स हैं यहाँ पे। पहले हम बात करेंगे लीनियर ग्रेडियंट के बारे में, जो कि क्या होता है, लाइन वाइज जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारी इस वाले डायग्राम में दिखा रखा है, जो हमारा लीनियर ग्रेडियंट होता है वो हमारा एक कलर से दूसरे कलर में चेंज होता है, लाइन बाय लाइन करके। जैसे भी चेंज होगा लाइन में चेंज होगा। तो यहाँ पे लिख भी रखा है, गोज डाउन, अप, लेफ्ट, राइट और डायगोनल, जैसे भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक यहाँ पे देखेंगे, जैसे बैकग्राउंड इमेज में लगा रखा है इसे, तो इसे नॉर्मली बैकग्राउंड इमेज में लगाते हैं। तो हम इसे लगा के देखते हैं, बैकग्राउंड इमेज, और फिर मुझे यहाँ क्या लिखना है, लीनियर ग्रेडियंट, एंटर। और फिर मुझे कलर लिखने हैं। नॉर्मली इसके लिए कंपलसरी कलर कितने होते हैं, वैसे तो 2 कलर चाहिए इसके लिए, जैसे कि ब्लू और फिर कॉमा लगा के रेड। अब मैं अगर जाऊँगा अपने वेब पेज में, तो देखो वो चेंज हो चुका है, ब्लू से रेड में चेंज हो रहा है। और इसके लिए 2 मैं भी जो कंपल्सरी वाली बात कर रहा था, मैं वो कर रहा था कि कितने कलर आप दे सकते हो। वैसे तो आप कितने भी कलर दे सकते हो, लेकिन आपको एट मिनिमम आपको 2 कलर तो देने ही देने हैं, तभी तो ट्रांज़िशन करेगा एक कलर से दूसरे कलर में। जैसे कि इसमें भी देते हैं ग्रीन और लाइट कोरल। तो मैंने 3-4 कलर दे दिए, तो अब मैं जाके देखूँगा,
तो देखो चारों कलर कैसे एक साथ ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा लीनियर ग्रेडियंट। इसमें क्या होता है, देखो जो पहला वाला कलर है वो दूसरे वाले कलर में चेंज हो रहा है, लेकिन हल्के-हल्के चेंज हो रहा है। यहाँ वाला एरिया देखोगे तो हल्के-हल्के चेंज हो रहा है। फिर ये जो रेड वाला है वो ग्रीन में कैसे चेंज हो रहा है, हल्के-हल्के ट्रांजिशन कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं लीनियर ग्रेडियंट। यहाँ पे देखोगे तो हल्के-हल्के वो चेंज हो रहा है। तो ये होता है हमारा लीनियर ग्रेडियंट। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इन चारों को हटा देता हूँ, सिर्फ 2 की बात करता हूँ, थोड़ा आसान होगा। तो ऐसे हम किसी 2 कलर को दे सकते हैं। अब हम इनका डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि कहाँ से कहाँ को देना है। जैसे कि इसमें दे रखा है पहले वाले में टू टॉप, मतलब टॉप की साइड को। तो अगर मैं इससे पहले यहाँ पे लिख दूँ टू टॉप और एक और कॉमा, ये क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, एक और यहाँ कॉमा दे रखा है क्या मैंने? ठीक है, इसमें हम देखेंगे। अब क्या, अभी तो ये जैसे बाय डिफ़ॉल्ट था, टू टॉप आ रहा है। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, टू राइट कर सकते हैं। तो राइट साइड की डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगा वो हमारा ग्रेडियंट। और ऐसे ही हम इसे बॉटम कर सकते हैं, तो बॉटम की साइड जाना शुरू कर देगा। और कौन सा बचा, लेफ्ट बचा आई थिंक। लेफ्ट ऐसे काम करेगा और राइट ऐसे काम करेगा। और टू टॉप आई थिंक, टॉप तो आई थिंक पहले से ही था वो। हाँ, तो देखो ये नीचे से ऊपर जाना शुरू करेगा बाय टॉप और बॉटम में। और इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं, टू टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट में जाना शुरू करेगा। टू टॉप राइट भी दे सकते हैं हम इसे, वैसे राइट में जाना शुरू करेगा। और जैसे हमारे पास इसमें भी लिख रखा है, ये वाला जो सेकंड वाला है मेरा, टू टॉप टू बॉटम। फिर क्या है, हम इसे डिग्री भी दे सकते हैं, कोई एंगल भी दे सकते हैं। इसमें हम देखते हैं एंगल देके कैसे देख कर सकते हैं। इसको हटा के, टू टॉप टू बॉटम को हटा के सीधा डिग्री लिखना शुरू करते हैं, 120 DEG। और वो डिग्री में घूमना शुरू कर देगा, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 180 डिग्री। तो ऐसे क्या है, वो डिग्री में, हम इसको डिग्री में भी दे सकते हैं कि वो कैसे मूव करेगा जो हमारा ग्रेडियंट है। और अगर उससे पहले हम लगा देंगे रिपीटिंग, तो वो रिपीट करना शुरू कर देता है। जैसे कि मैं इससे लगा दूं पहले रिपीटिंग, तो देखो उसमें पता नहीं चलेगा क्योंकि इसमें रिपीट करना वो शुरू कर देता है। तो ऐसे काम करता है हमारा लीनियर ग्रेडियंट। कई बार हमें, जब हमारे बैकग्राउंड इमेज की जगह हमें कोई कलर लगाना होता है, तो हम कई बार प्रेफर करते हैं ग्रेडियंट लगाना, क्योंकि थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो ऐसे हो गया हमारा लीनियर ग्रेडियंट। अब हम बात करेंगे रेडिकल ग्रेडियंट की। तो इसके भी हमें सेम देना पड़ता है, लेकिन हमें इसमें क्या परसेंटेज भी देना पड़ता है कलर का। तो पहले हम क्या करेंगे, मैं ये हटा देता हूँ पूरा, और दोबारा मेरा वही सेम ब्लॉक। और अब मैं क्या करूँगा, लिखूँगा यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, और फिर यहाँ लिखूँगा रेडिकल ग्रेडर और एंटर। उसमें दोबारा वही सेम करते हैं, रेड और ब्लू। अब मैं जैसे जाके देखूँगा, तो देखो बाय सेंटर डिफाइंड हो रहे हैं। जो हमारा कौन सा ग्रेडियंट था अभी, जो हमारा लीनियर ग्रेडियंट था उसका क्या था, वो बाय लाइन होता था। देखो या तो वो ऐसे होगा, या तो वो ऐसे होगा लीनियर ग्रेडियंट, या फिर वो ऐसे होगा, या फिर वो ऐसे होगा, या फिर आपको जैसे फिर डिग्री में हमने, पहले तो हमने उसको नॉर्मली दिया था, तो वो पहले ऐसे था। फिर हमने उसको टॉप लेफ्ट टॉप राइट वाला करा तो वो ऐसे था। फिर हमने उसे डिग्री में करा तो वो कहीं भी घूम जा रहा था। देखो ऐसे ऐसे, ये दोनों कलर बना रहा हूँ मैं, जो दो दो लाइन्स हैं। और वो कैसे भी घूम सकता था फिर, कितने भी डिग्री एंगल पे। इस ऐसा होता था हमारा लीनियर ग्रेडियंट में, ये जो पूरा मैंने बनाया। अब बात करेंगे हम किसकी, रेडिकल की। तो रेडिकल कैसा होता है, वो सर्कल शेप में जाता है, एक सर्कल फिर उसके बाहर दूसरा। जैसे इसमें है अभी एक रेड वाला है, फिर इसके बाहर है ब्लू वाला। मैं एक और दे दूंगा तो उसके एक और बाहर बन जाएगा। इसको भी मैं करके दिखाता हूँ। अभी देखो, अभी हमें समझ में आ गया कि देखो सेंटर बाय सेंटर डिफाइंड होते हैं। देखो यहाँ पे सेंटर है इसका, और ये सेंटर ऐसा गोल करके होगा। अब देखो जैसे मैं इसे एक और कलर दे देता हूँ, मैं इसे ग्रीन दे देता हूँ, और मैं इसे ब्लैक दे देता हूँ सबसे बाहर। ब्लैक नहीं, मैं इसे देता हूँ लाइट ग्रीन।
तो अब देखोगे तो हमारे पास बहुत सारे कलर आ गए हैं। देखो सबसे पहले रेड है, तो बाय सेंटर डिफाइंड हो रहा है। फिर हमारे पास ब्लू है और फिर सबसे बाहर हमारे पास ग्रीन है। तो ऐसे होता है हमारा एक रेडिकल, जो कि सर्कुलर शेप में होता है हमारा रेडिकल ग्रेडियंट। और इसके आगे फिर हम क्या है, अपने अगर हम पीडीएफ में देखें तो हम इसमें परसेंटेज भी दे सकते हैं। परसेंटेज की वो कितना एरिया घेरेगा, जो परसेंटेज उसके आगे लिखा है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा रेड है वो 70% घेरे। आई घेरे का मतलब है कि वो स्पेस ले। अब देखोगे जो मेरा रेड वाला उसने 70% एरिया ले लिया, और जितना मैं उसे कम करूँगा, जैसे कि मैं उसे 20% करूँगा, तो क्या करेगा वो सिर्फ 20% लेगा। और ऐसे ही मैं सबके आगे दे सकता हूँ। मैं ब्लू का आगे दे देता हूँ 30%, और ऐसे ही मैं ग्रीन का आगे दे देता हूँ 40%, और ये लाइट ग्रीन आखिरी में हटा देता हूँ। देखो क्या लाइट ग्रीन को कितना दिया, 40%। अच्छा, देखो अभी जो रेड वाला है उसको 20% में है। तो ये जो उसके आगे हम परसेंटेज लिखते हैं उससे क्या होता है, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जो आपका जो कलर है पर्टिकुलर। जैसे कि रेड वाले को देखो 20% दे रखा है, ब्लू वाले को हमने 30% दे रखा है, और फिर जो मेरा सबसे बाहर वाला है उसको हमने 40% दे रखा है, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा एरिया घेर लिया है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमारे कलर्स ले सकते हैं स्पेस। अगर इसके आगे मैं रिपीटिंग लिख दूँ तो वो रिपीट करना शुरू कर देगा। ये देखो उसने रिपीट करना शुरू कर दिया जो मेरा ग्रेडियंट है। तो ऐसे हमारे काम करते हैं हमारे दोनों ग्रेडियंट। अब हम बात करते हैं तीसरे ग्रेडियंट के बारे में, जो कि है मेरा कोनिक ग्रेडियंट। इसमें क्या होता है, आप किसी सेंटर से डिफाइन करते हो लेकिन वो किसी डायरेक्शन में जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा ये हटा दूँ, तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, देखो जो हमारा लीनियर था वो लाइन बाय लाइन जा रहा था। देखो लीनियर ऐसे जाता है, रेडिकल कैसे जाता है, वो गोल में जाता है। और जो मेरा कोनिक होता है वो एक ऐसे जाता है, वो किसी भी एक डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन सेंटर से लेके देखो यहाँ सेंटर है और किसी एक डायरेक्शन जाएगा, देखो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक। इसे हम कहते हैं कोनिक ग्रेडियंट। तो कोनिक ग्रेडियंट हम कैसे देते हैं, जैसे अभी तक हम लीनियर ग्रेडियंट और रेडिकल ग्रेडियंट दे रहे थे, सेम टू सेम वैसे देते हैं कोनिक ग्रेडियंट। हम यहाँ पे आते हैं, इस सबको मैं हटा रहा हूँ और लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज कोनिक ग्रेडियंट। अगर मैं सेव करूँगा तो कुछ नहीं हुआ होगा। अब मैं इसके अंदर कलर लिखना शुरू करता हूँ पहले, रेड से। अब देखेंगे तो देखो इसमें हमें साफ साफ अंतर पता चल रहा है कि ये कैसे डिफरेंट है हमारे रेडिकल ग्रेडियंट से। देखो ये बाय सेंटर तो डिफाइंड है। देखो जो हमारा ये वाला है ये बाय सेंटर डिफाइंड है, लेकिन एक डायरेक्शन से भी डिफाइंड है। देखो यहाँ से और फिर यहाँ से हल्के हल्के चेंज हो रहा है, मतलब डायरेक्शन में डिफाइंड है वो। इसको अगर मैं रिमूव करूँ अब जैसे इसमें एक और कलर जोड़ देता हूँ मैं, ग्रीन। अब हम देखेंगे तो देखो तीसरा बार हो गया, देखो ब्लू, रेड, ब्लू और ग्रीन। अब मैं इसमें एक और कलर जोड़ दूंगा, जैसे कि ग्रे। अब अगर देखेंगे तो देखो इसमें हल्का सा ग्रे भी हो गया है। तो ऐसे हमारा काम करता है हमारा कोनिक ग्रेडियंट। इसमें भी सेम टू सेम वही है कि आप इसमें डिग्री दे सकते हो या फिर नाम दे सकते हो। और इसमें क्या आप किसी पर्टिकुलर कलर को डिग्री दे सकते हो, जैसे कि इसमें दे रखा है। पहला वाला देखेंगे जैसे कलर फिर डिग्री, कलर फिर डिग्री। डिग्री जैसे इसके आगे लिखी है 120 120 80 डिग्री में घूमेंगे वो। जैसे कि मैं अपने इसमें आऊँ और रेड वाले को मैं दे दूँ कि वो 90 डिग्री घूम जाए, तो वो एकदम 90 डिग्री यहाँ से लेके वो यहाँ तक आ गया। और जो नेक्स्ट कलर है उससे मैं दे देता हूँ 180 डिग्री के। इसको अगर मैं 0 डिग्री कर दूँ, इससे मैं 90 डिग्री कर दूँ। हाँ, तो देखो यहाँ से वो शुरू हो रहा है 90 डिग्री तक जा रहा है, और फिर ऐसे ब्लू वाला भी है, और ऐसे मेरे अगले वाले भी है। जैसे मैंने दे दूँ 180 डिग्री, और ऐसे दे दूँ मैं 45 डिग्री। देखो सारे जितने भी हमारे कलर हैं वो कुछ कुछ डिग्री एंगल में मुड़ चुके हैं। तो ऐसे हमारे काम करता है क्रोनिक ग्रेडियंट। और फिर इसमें भी सेम टू सेम वही है कि रिपीटिंग लिख दो तो वो रिपीट करना शुरू कर देगा। जो हमारा ग्रेडियंट है देखो उसे रिपीट करना शुरू कर दिया। तो ऐसे हमारे काम करते हैं ग्रेडियंट। कई बार हमारे ये यूज़ हो जाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम पढ़ेंगे सीएसएस का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है हमारा बॉक्स साइजिंग। तो इससे पहले मैं बॉक्स साइजिंग पढ़ें, मैं एक प्रॉब्लम दिखाना चाहूँगा आपको। मैं यहाँ पे आता हूँ, सेव करता हूँ और मैं क्या करूँगा, 2 डिव बना लूँगा पहले ही। तो मैं आईडी देता हूँ div1 और सेम टू सेम एक और डिव बनाऊँगा, उसको मैं आईडी दूँगा div2 और इनके बीच में मैं br से थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर दूँगा। ओके, और यहाँ आके उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले। सेम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लाके पेस्ट करके मैं इसकी आईडी चेंज कर दूँगा, इसे div2 कर दूँगा और कलर में इसका ऑरेंज कर दूँगा और इसका मैं कोई इंटरेस्टिंग सा कलर कर देता हूँ, ये कलर कर देता हूँ। मैं जाके देखूँगा तो मेरे पास 2 डब्बे बने आ जाएंगे और इनकी हाइट कम कर देता हूँ 350 350। तो अब मैं जाके देखूँगा तो मेरे पास 2 डब्बे बन चुके हैं मेरी वेबसाइट पे नॉर्मल से। तो अब हम बात करते हैं कि ये बॉक्स साइजिंग होता क्या है। तो पहले तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखी है, वो पढ़ लेना। द CSS बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी अलाउ अस टू इंक्लूड पैडिंग एंड बॉर्डर in the element total width and height. This means when you set the height and width of an element, the element often appear big than you have set because the element border and padding are added to the element specified height and width. The following illustration show two div। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। तो बात क्या है कि हम इसको हम पहले बात करें बॉक्स साइजिंग की, हम थोड़ा पहले आते हैं। हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसका नाम था CSS बॉक्स मॉडल। तो इसमें क्या होता है ना कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट को CSS बॉक्स मॉडल की कोई भी प्रॉपर्टी देते हैं, फॉर एग्जांपल मार्जिन हो गया, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हूँ किसी भी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मार्जिन हो गया, फॉर एग्जांपल बॉर्डर हो गया, और क्या क्या होता है, पैडिंग हो गया, पैडिंग मिलती है उसे। तो ये सब क्या है, हमारे CSS बॉक्स मॉडल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम ये प्रॉपर्टीज देते हैं ना, तो क्या होता है, जब भी हम ये सारी प्रॉपर्टीज देते हैं तो वो क्या होता है, जो हमारा एलिमेंट होता है उसकी हाइट एंड विड्थ के ऊपर से ऐड होना शुरू करती है, उसके अंदर ऐड होना शुरू नहीं करती है, उसके ऊपर से ऐड होना शुरू करती है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है, अगर मैं थोड़ा सा साइड में आके कहीं बताऊँ इसे, यहाँ पे आके बताता हूँ। अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है, मैं ये एलिमेंट बना रहा हूँ, इसका ये बॉर्डर है, इसकी अच्छा बॉर्डर नहीं, उसका जो बैकग्राउंड कलर है, इसकी जो हाइट और विड्थ है मान लो कि 400 है इसकी हाइट और 400 है इसकी विड्थ। तो जब भी मैं इसमें कोई बॉर्डर ऐड करूँगा, मान लो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 पिक्सल का बॉर्डर, तो क्या होगा, जो मैं इसको 2 पिक्सल का बॉर्डर दे रहा हूँ ये इसके ऊपर से लेना शुरू करेगा और क्या करेगा, इसको इंक्रीज कर देगा, इसकी जो थिकनेस है, मतलब कि इसे 402 कर देगा। और ऐसी क्या है, जब मैं इसे पैडिंग दूंगा, मान लो मैंने इसे 40 पिक्सल की पैडिंग ऐड करी, तो क्या है, इसकी पैडिंग भी इसमें ऐड हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा कुछ। और फिर क्या है, ये कितना हो जाएगा, 442। तो ये देखो इसके ऊपर हो जाएगा, तो इससे क्या है, जो आपका बॉक्स है ना आपका इंक्रीज हो जाएगा। अभी आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी कि क्या मैं बोल रहा हूँ, कि क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है। मैं इसे करके दिखाता हूँ। मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं, एकदम सेम हाइट और सेम विड्थ के हैं। देखो सेम हाइट सेम विड्थ के हैं, और मैं जो मेरा पहला वाला ग्रीन वाला बॉक्स है, मैं उसे बॉर्डर देना शुरू करता हूँ। बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड बैक। अब देखोगे ना, तो देखोगे हल्का सा जो मेरा वो ग्रीन वाला बॉक्स है ना, वो हल्का सा बड़ा हो गया है। अगर हल्का सा ध्यान से देखो ना, तो ये देखो यहाँ से देखो लाइन जा रही है। देखो मैंने ग्रीन वाले को कुछ नहीं करा, दोनों की हाइट और विड्थ सेम थी, ठीक है, पहला और दूसरा बॉक्स दोनों की हाइट और विड्थ सेम थी। मैंने CSS बॉक्स मॉडल की एक प्रॉपर्टी का यूज़ करा जिसका नाम था बॉर्डर। जैसे ही मैंने बॉर्डर दिया ना, तो उसने क्या करा,
उस एलिमेंट के ऊपर से लेना शुरू करा। मतलब कि जो उसकी 400 बाय 400 की उसकी जो हाइट और विड्थ थी, उसने उसके ऊपर से उसको लेना शुरू करा। इसीलिए उसने उसकी हाइट और विड्थ को इंक्रीज़ कर दिया। और अगर मैं यही सेम काम करूँ, पैडिंग के इसको मैं पैडिंग देता हूँ जो ग्रीन वाला है, मैं इसे पैडिंग देता हूँ हल्की-सी। पैडिंग देता हूँ मैं इसे 20 पिक्सल। अब देखोगे तो बॉक्स मेरा वही सेम टू सेम बॉक्स मेरा और बड़ा हो गया। जो मेरा ग्रीन वाला बॉक्स अगर हम देखें ध्यान से, तो अब देखो साफ-साफ पता चल रहा है वो आराम से बड़ा हो गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस है, जितनी हम प्रॉपर्टी देते हैं किसी एलिमेंट को, वो क्या करता है उनके ऊपर से लेना शुरू करता है उन प्रॉपर्टीज़ को। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं जो हमारा ग्रीन वाला बॉक्स है, जो भी उसने प्रॉपर्टी ली है, बॉर्डर लिया, पैडिंग लिया, तो उसने करा उस एलिमेंट के ऊपर से लगाना शुरू करा उसे। यही सेम टू सेम बात हमारे पास जो हमारी पीडीएफ है, उसमें बता रखी है कि हमारे पास 2 डिव हैं। देखो 2 डिव है मेरे पास, पहला और दूसरा। जो पहला डिव है, जो दूसरा डिव है, उनकी जो हाइट और विड्थ है, एग्ज़ैक्टली एकदम सेम है। हाँ, एग्ज़ैक्टली एकदम सेम है, लेकिन बस क्या है जो दूसरा वाला बॉक्स है उसमें बस 20 पिक्सल की पैडिंग है और वो बॉक्स क्या है दूसरे पहले वाले बॉक्स से बड़ा हो गया है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करा जाएगा? तो इसमें हमारे पास आता है बॉक्स साइज़िंग। द बॉक्स साइज़िंग प्रॉपर्टी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जितने भी एचटीएमएल के एलिमेंट होते हैं, उनको क्या करा जाता है प्रॉपर्टी दे दी जाती है। इसमें 2 तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वैल्यूज़। प्रॉपर्टी तो ये होता है, 2 तरीके की वैल्यूज़ होती हैं। एक होता है इसमें हमारे पास बॉर्डर बॉक्स, एक इसमें होता है हमारे पास कंटेंट बॉक्स। अगर आपने लिख रखा है बॉर्डर बॉक्स, कंटेंट बॉक्स जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सबके ऊपर अप्लाई होता है पहले से, जो डिफ़ॉल्ट सीएसएस होता है, वो हमारे एचटीएमएल के सारे एलिमेंट को बॉक्स साइज़िंग कितनी सेट कर देता है उसकी कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स में क्या होता है आप जितनी भी प्रॉपर्टीज़ दोगे, वो उस एलिमेंट के ऊपर से लेना शुरू करेगा। इसीलिए हमारे जो एलिमेंट है, वो बड़े-छोटे हो जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ आती है? बॉर्डर बॉक्स। आप जैसे ही किसी भी एलिमेंट के अंदर बॉर्डर बॉक्स लगाओगे, वो क्या करेगा उस चीज़ को उसके अंदर लेना शुरू करेगा। जैसे कि मेरे पास अगर कोई मैं दोबारा उस एग्ज़ाम्पल में जाता हूँ, ये वाला। देखो अगर मेरे पास सेम टू सेम है और अभी उसका क्या है कंटेंट बॉक्स है, बॉर्डर बॉक्स नहीं है। जैसे ही आप इसे कंटेंट बॉक्स दोगे ना, जैसे ही जैसे ही आप इसे कंटेंट बॉक्स दोगे, फिर से आप बॉर्डर वगैरह देना शुरू करोगे, तो वो उस 400 के अंदर लेना शुरू करेगा उसको। वो उसकी हाइट और विड्थ को इंक्रीज़ नहीं करेगा फिर। जैसे कि मैं दिखाता हूँ। अब देखो एक बात समझो इसमें कि बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी डिफ़ॉल्ट सीएसएस है, वो मेरे जितने भी एचटीएमएल के एलिमेंट है, सबको पहले से ही बॉक्स साइज़िंग क्या कर देती है? कंटेंट बॉक्स कर देती है। इसलिए हम उनको जो भी कुछ देते हैं सीएसएस का, जो भी प्रॉपर्टी लगाते हैं, वो उनके ऊपर से लगना शुरू होती है। इसलिए अगर मैं किसी एलिमेंट को पैडिंग दे रहा हूँ, बॉर्डर दे रहा हूँ, तो वो उस एलिमेंट के ऊपर लगना शुरू होती है। अगर मैं चाहता हूँ वो उस एलिमेंट के अंदर ही लगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपल सा एक काम करना पड़ेगा, आपको उसका जो बॉक्स साइज़िंग है, वो आपको उसको बॉर्डर बॉक्स करना पड़ेगा। बॉर्डर बॉक्स करते ही आप उस एलिमेंट को उसके अंदर दे सकते हो। जैसे कि अभी मैं क्या करूँगा, जो मेरा ग्रीन वाला बॉक्स है, उसमें जाऊँगा, प्रॉपर्टी लिखूँगा, बॉक्स साइज़िंग। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कंटेंट बॉक्स होती है सारे एलिमेंट में, इसे मैं लिख दूँगा बॉर्डर बॉक्स। अब मैं सेव करूँगा, देखो टडान! देखो वो उसी सेम हाइट और विड्थ का है जैसे मेरा ऑरेंज वाला है और वो क्या है सारी चीज़ उसके अंदर ले रहा है। पैडिंग भी ले रहा है, बॉर्डर भी ले रहा है और सब कुछ ले रहा है और उसने स्पेस भी उतना ही ऑक्यूपाई करा है जितना उसके पहले था। तो ये बड़ी काम की प्रॉपर्टी है। और देखो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ना कंटेंट बॉक्स ना देखो पहले से होती है। इसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो, हमने पहले ही बात करी है कि जो डिफ़ॉल्ट सीएसएस होती है, वो सारे एलिमेंट में पहले से लगती है, तो उसको लिखने ना लिखने का फ़ायदा नहीं है, वो लगेगी लगेगी। तो इसको आप क्या करो, बॉर्डर बॉक्स कर दो। वैसे ही आप इसे बॉर्डर बॉक्स करोगे, आप अब जो भी प्रॉपर्टी दो वो उसके अंदर ही लेगा, उतना ही एरिया घेरेगा। मतलब कि इसकी कितनी हाइट और विड्थ है? 350 और 400। तो क्या करेगा 300 और 350 और 400 के अंदर ही करेगा जो भी करेगा। जैसे कि अगर मैं दूसरे वाले को भी दे दूँ, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट और मैं उसे ये देना शुरू कर देता हूँ बॉर्डर वगैरह। मैं सेव करूँ, तो देखो अभी मेरा वो सेम है। अब मैं इसे पैडिंग देता हूँ, पैडिंग में से दूँगा कम से कम 70 पिक्सल की। वो तो भी उसने बॉक्स बड़ा नहीं करा क्योंकि वो उसके अंदर ही लेगा। जैसे आप ये प्रॉपर्टी दे दोगे बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉर्डर बॉक्स, वो क्या करेगा सारी चीज़ उसके अंदर लेना शुरू करेगा और हाइट और विड्थ आपके बॉक्स की नहीं बढ़ाएगा। ये कई बार काम आ जाता है, जैसे कि मान लो कि आपको कोई जगह दे रखी है आपकी वेबसाइट में और आपको उतने में ही काम करना है। जैसे जो ग्रीन वाला बॉक्स है, मान लो आपको उतने में ही काम करना है,
और आपने अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करी तो आपका बॉक्स बार-बार बड़ा हो जाएगा और फिर आपकी वेबसाइट का जो डिज़ाइन है बिगड़ जाएगा। इसलिए जो हमारे डेवलपर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जितने भी एलिमेंट हैं, उनको पहले से ही क्या करते हैं, प्रॉपर्टी दे देते हैं, बॉक्स साइज़िंग, बॉर्डर बॉक्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कोड में आएँगे, पहले मैं ये सब हटा देता हूँ। अपने कोड में आएँगे, कुछ नहीं है, स्टार वाला हम लगाएँगे यूनिवर्सल सिलेक्टर और उसमें दे देंगे बॉक्स साइज़िंग, बॉर्डर बॉक्स। अब ये करेगा बाय डिफ़ॉल्ट मेरे जितने भी एलिमेंट हैं, उनको क्या दे देगा, बॉक्स साइज़िंग क्या कर देगा, उनकी बॉर्डर बॉक्स कर देगा और उनकी बॉक्स साइज़िंग, बॉर्डर बॉक्स करते ही मुझे सबको डिफरेंटली देना नहीं पड़ेगा कि उनका बॉक्स साइज़िंग ये है। तो ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है और ये ऐसे-ऐसे यूज़ होती है। मैं ऐसे रहने देता हूँ ताकि, क्योंकि मुझे पसंद है कि मैं बॉर्डर बॉक्स में ही काम करूँ और ये जब भी आप कोई वेबसाइट बनाना, आप ये काम कर लो, मतलब काफ़ी यूज़फुल होता है। आपको बार-बार फिर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हमने बात कर लिया, यहाँ पे लिखा भी है कि बॉक्स साइजिंग इज सेट कंटेंट बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट टू ऑल एलिमेंट। तो हमने वाली बात भी पढ़ ली और ऐसे हमारा टॉपिक खत्म हो गया। बॉक्स साइजिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। मैं तो कह रहा हूँ कि जितने भी आपके एलिमेंट हैं, आप स्टार लगा के, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है और इसके अंदर इस प्रॉपर्टी को दे दो क्या, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो हमारी ट्रांसफॉर्म सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है, वो हमारे किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म कर देती है। ट्रांसफॉर्म कर देती है क्या, या तो वो 2D में ट्रांसफॉर्म करेगी या तो वो 3D में ट्रांसफॉर्म करेगी। तो इससे पहले कि हम समझें कि ट्रांसफॉर्म किस किस टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं ऑफकोर्स, 2D और 3D। उससे पहले मैं दिखा देता हूँ कि ट्रांसफॉर्म हम क्या क्या कर सकते हैं। हम उस एलिमेंट को रोटेट करा सकते हैं। तो जो इसमें पीछे ऑरेंज वाली वो दे रखी है, जिसमें ऑरेंज ऑरेंज है, वो उसकी इनिशियल पोजीशन है और ये जो बाद में लाइट ऑरेंज हो गया, ये इसकी आफ्टर पोजीशन है। उसे रोटेट, जैसे रोटेट करने से रोटेट हो जाता है, स्केल करने से वो बड़ा और छोटा हो जाता है, ट्रांसलेट करने से वो अपनी पोजीशन आगे ऊपर नीचे कर देता है, स्क्यू करने से वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो 4 तरीके की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ट्रांसफॉर्म में, हम उसे ऐसे-ऐसे करा सकते हैं। अब इससे पहले हम ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ें, हम एक बात समझ लेते हैं कि हमारे पास सीएसएस में 2 तरीके के ट्रांसफॉर्म होते हैं। एक होता है हमारा 2D ट्रांसफॉर्म, एक होता है हमारा 3D ट्रांसफॉर्म। तो जैसे कि 2D और 3D नॉर्मली काम करते हैं। जो 2D होता है, उसमें सिर्फ 2 एक्सिस का यूज़ होता है। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस। और जो हमारा 3D होता है, उसमें एक्स एक्सिस का यूज़ होता है, वाई एक्सिस का यूज़ होता है और जेड एक्सिस का यूज़ होता है। जैसे कि अगर मैं ये डायग्राम बनाऊँ, ये इसमें एक्स एक्सिस है, ये इसमें वाई एक्सिस है और फिर इस डायग्राम को अगर मैं 3D से देखूँ, इसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और इसमें एक जेड एक्सिस भी है। तो ये मेरा 3D है, ये मेरा 2D है। 2D और 3D में यही अंतर होता है कि जो हमारा 3D होता है, वो एक और एक्सिस यूज़ करता है जिसका नाम होता है मेरा जेड एक्सिस। तो इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैंने इस पीडीएफ में दे रखा है एक 2D और 3D के बारे में, और यहाँ पे हमने एक्सिस के बारे में बता रखा है कि एक्सिस कैसे काम करती है। देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है और यहाँ पे जेड एक्सिस है और ये मेरी स्क्रीन है जो ये वाइट वाइट से बनी है और मेरा कोई एलिमेंट उसमें कैसे मूव करेगा। तो अब हमने ये पढ़ लिया, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा है इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे एक नए उसमें खोल देता हूँ। तो इसमें मुझे अगर, हाँ, तो इसमें हमें बहुत अच्छे से बताया जाएगा कि जो मेरा एक्स एक्सिस होता है, जो मेरा वाई एक्सिस होता है, वो कैसे काम करता है। तो पहले हम एक्स एक्सिस देखते हैं, किसी भी एलिमेंट पे जब हम एक्स एक्सिस चेंज करेंगे तो वो कैसे काम करती है। तो मैं इसे चेंज करूँगा, देखो ये एक्स एक्सिस वाला है, तो देखो एक्स एक्सिस ऐसे काम करती है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो, एक्स एक्सिस ऐसे काम करती है। उसे कहाँ-कहाँ वो मूव करवाएगी, इसे 0 हो जाते, हो जा भी 0। तो जो हमारी एक्स एक्सिस होती है वो कैसे काम करती है, वो देखो पहले तो एक्स एक्सिस जो होती है वो ऐसे-ऐसे काम करती है और जो वाई एक्सिस होती है वो ऐसे-ऐसे काम करती होगी। अब अगर हम दोबारा आएँ तो देखेंगे एक्स एक्सिस ऐसे काम करती है, सीधा हो जा थोड़ा, हाँ, और वाई एक्सिस ऐसे, और जो जेड एक्सिस है वो थोड़ा बाहर की साइड काम करती है, देखो ऐसे वाला। तो इसको आप थोड़ा मैनिपुलेट करके देख सकते हो कि ये कैसे काम करेगा, कि किसी भी उसमें एक्स एक्सिस कैसे काम करती है
वाई एक्सिस कैसे काम करती है और उसमें जेड एक्सिस कैसे काम करती है। इसे मैं कट कर देता हूँ और अपनी पीडीएफ में दोबारा आते हैं। तो उसमें दे भी रखा है बहुत ही अच्छे से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह वगैरह। तो अब हम बात करेंगे हमारे पास कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2D ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तो इसको मैं दिखाने के लिए मैं एक एलिमेंट बना लेता हूँ, एक डिव नाम का, और उसे मैं यहाँ आके सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसे मैं एक हाइट दूंगा, मैं उसे एक विड्थ दूंगा और मैं उसे एक बैकग्राउंड कलर दूंगा। मैं उसे दूंगा बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन, हाइट दूंगा मैं उसे 400 पिक्सल, विड्थ भी दूंगा 400 पिक्सल, और फिर मैं उसे थोड़ी सी मार्जिन दे दूंगा ताकि थोड़ा सेंटर में आ जाए। अब अगर मैं देखूँ तो हाँ, इसको अगर मैं बॉर्डर भी दे दूँ, क्या बॉर्डर दे देता हूँ, थोड़ा ठीक लगेगा। नॉर्मल सा मेरे पास एक मेरे पास डिव है, मैंने उसे बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन दे दिया और मैंने उसे थोड़ा बॉर्डर दे दिया है और थोड़ी सी मार्जिन दे दिया ताकि थोड़ा सेंटर में आ जाए। अब हम देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2D ट्रांसफॉर्म। तो 2D ट्रांसफॉर्म हम इससे पहले पढ़ें तो ये दो दो एक्सिस का यूज़ करता है। एक ये एक्स एक्सिस का यूज़ करता है और दूसरी है वाई एक्सिस का यूज़ करता है। तो हमें दोनों की वैल्यूज़ में देनी पड़ती है। अब देखो 2D ट्रांसफॉर्म में क्या आपको ट्रांसफॉर्म लिखना है डायरेक्टली और फिर आपको आगे प्रॉपर्टी वैल्यू देनी है। ट्रांसफॉर्म लिखना है और उसके अंदर भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ट्रांसलेट होता है, रोटेट होता है, स्केल होता है, ये स्केल एक्स, ये स्केल वाई, और स्क्यू होता है, स्क्यू एक्स और स्क्यू वाई। फिर हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है जो कि इन सबका शॉर्ट हैंड होता है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि ये ट्रांसलेट कैसे काम करता है और ये करता क्या है। तो ट्रांसलेट क्या करता है ना, उसको एक पोजीशन से मूव करवा देता है। अगर हम थोड़ा पीछे होके जाएँ, यहाँ हम देखें ट्रांसलेट, तो अगर हम इसमें देखेंगे जो ये लाइट ऑरेंज है, पीछे जो डार्क ऑरेंज है और आगे जो लाइट ऑरेंज है, वो उस पोजीशन से मूव करके वहाँ पे आ गया है। तो क्या करता है, उसको ट्रांसलेट कर देता है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। और उसमें क्या होता है, ट्रांसलेट में आपको 2 चीज़ें देनी है। एक देना है एक्स एक्सिस में कितना ट्रांसफ़ॉर्म करेगा वो, और एक देना है कि वाई एक्सिस में कितना वो ट्रांसफ़ॉर्म करेगा, आई मीन ट्रांसलेट करेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करना है, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रांसफ़ॉर्म, और ट्रांसफ़ॉर्म के अंदर मुझे लिखना है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट और उसके अंदर 2 चीज़ें आएँगी मेरी, वो एक्स एक्सिस में कितना ट्रांसलेट करेगा और वाई एक्सिस में कितना करेगा। 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। तो अब अगर देखिए अभी हमें पता नहीं चल रहा बिल्कुल भी ट्रांसलेट करा है या नहीं करा है, तो थोड़ा ज़्यादा करवाता हूँ मैं इसे ट्रांसलेट। 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। हाँ, ट्रांसलेट तो कर रहा है ये। अगर मैं इसे देखूँ इसकी प्रॉपर्टी चेंज करके, हाँ भाई ट्रांसलेट तो कर रहा है। तो देखो ट्रांसलेट तो ये कर गया है। अब मैं इसे अगर थोड़ा 200 पिक्सल दे दूँ और इसे 200, हाँ, तो इसने अभी अभी क्या करा, इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी, यहाँ पे कुछ थी इसकी इनिशियल पोजीशन कुछ देर पहले, और जैसे ही मैंने इसे लिखा कि आप इसे ट्रांसफॉर्म कर दो, ट्रांसफॉर्म करके मैंने उसके आगे एक प्रॉपर्टी लगाई, वैल्यू लगाई, एक फंक्शन लगाया जिसे बोलते हैं ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या करता है, उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में थोड़ा मूव करवा देता है। तो जैसे ही मैंने उसमें लिखा 200 पिक्सल, तो 200 पिक्सल उसने मुझे एक्स एक्सिस में मूव करवा दिया, और फिर मैंने लिखा वाई एक्सिस, तो उसने मुझे नीचे वाई एक्सिस में मूव करवा दिया 200 पिक्सल। तो ऐसे मेरा काम करता है, ट्रांसलेट ऐसे मेरा काम करता है। अगर हम यहाँ जाके देखें तो ऐसे मेरा ट्रांसलेट काम करता है। इसको हम थोड़ा डिफरेंटली भी दे सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट वाई, जैसे कि अगर इसे मैं ऐसे ना लिखूं और ऐसे लिखूं ट्रांसफॉर्म, उसके आगे लिखोगे ट्रांसलेट एक्स, सेम कॉपी कर दो और यहाँ लिख दो कैपिटल में ट्रांसलेट वाई, तो ये भी एकदम सेम टू सेम काम करेगा। क्या करेगा उसे, वही एक्स एक्सिस में 200 पिक्सल ट्रांसलेट कर देगा लेफ्ट एक्स एक्सिस में, और ये से ट्रांसलेट कर देगा वाई एक्सिस में।
और लेकिन इससे अच्छा तो हम इसको 2 लाइन में लिखें, उससे अच्छा हम उसे एक ही लाइन में लिखते हैं। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट और 200 पिक्सल 200 पिक्सल वहीं पे आ जाएगा वो दोबारा से ट्रांसलेट होके। तो ऐसे हमारी काम करती है हमारी ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। एक्स एक्सिस में कितना मूव कराना है और वाई एक्सिस में कितना मूव कराना है, ये 2 काम बताती है हमारी ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे अगली प्रॉपर्टी, तो उसको मैं हटा देता हूँ और इसे सेम वैसे ही कर देता हूँ। हाँ, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है रोटेट। मैं बार बार गलती से प्रॉपर्टी बोल दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी तो ट्रांसफॉर्म ही है। उसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है रोटेट, और उसके अंदर जो वैल्यू है ये सिर्फ 40 डिग्री, ये है वैल्यू। तो अब हम पढ़ेंगे रोटेट। रोटेट क्या करता है, थोड़ा ऊपर आते हैं दोबारा से। तो रोटेट हम देखेंगे उसको इनिशियल पोजीशन से रोटेट करना शुरू कर देता है। जैसे कि इसमें देखोगे जो ऑरेंज वाली पीछे वाली जो ऑरेंज है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, और जो रोटेट करके लाइट वाला बन गया ये रोटेट करके है। तो अब इसे हम देखेंगे, तो हमें क्या लिखना है, ट्रांसफॉर्म, उसका आगे क्या लिखना है, रोटेट, और फिर इसमें मुझे डिग्री में देनी है वैल्यू, जैसे कि 90 डिग्री। डी ई जी का मतलब होता है डिग्री। ठीक है, मैंने से एकदम 90 डिग्री करा तो पता ही नहीं चल रहा है। इसे मैं करता हूँ 30 डिग्री, तो वो हल्का सा वो रोटेट कर गया है 30 डिग्री। और ऐसे मैं ऐसे कर दूँ 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रोटेट कर जाएगा। मैं उसे कर दूँ 120 डिग्री, तो ऐसे ही 120 डिग्री रोटेट कर गया। तो ऐसे काम करती है हमारी रोटेट फंक्शन, काम करता है हमारे ट्रांसफॉर्म का। इसमें क्या आपको लिखना है कि कितने डिग्री उसे घुमाना है, और इसकी वैल्यू आपकी डिग्री में देना आपको ज़रूरी है। इसको आप पिक्सल में नहीं दे सकते, क्योंकि जब आपको ट्रांसलेट करना था तो आपको बता सकते थे कि इतना पिक्सल आगे जाओ, इतना पिक्सल नीचे जाओ, तो उसे आप बता सकते थे पिक्सल में। लेकिन जब आपको कोई चीज़ रोटेट करानी हो तो उसे आप डिग्री में देना पड़ेगा ना, कि वो चीज़ कितना घूमे। तो वो चीज़ कितना घूमे सेंटर को लेके, तो उसे आपको डिग्री में देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे डिग्री में दे रखा है। तो ऐसे काम करती है हमारी रोटेट फंक्शन, काम करता है। अब हम बात करते हैं स्क्यू के बारे में। स्क्यू नहीं, स्क्यू तो नीचे है ऑफकोर्स। हम बात करेंगे स्केल के बारे में। तो स्केल क्या करता है ना, उससे इंक्रीज कर देता है उसकी हाइट और विड्थ को। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कहाँ गया, हाँ ये रहा, जो स्केल है और जो स्क्यू है। तो पहले हम स्केल के बारे में बात करते हैं। तो स्केल क्या करता है ना, उसकी हाइट और विड्थ को इंक्रीज कर देता है। नीचे एक्स एक्सेस वही सेम है, एक्स और वाई में लिखोगे तो पहले हम इसकी बात करते हैं ऊपर वाले की। तो आपको ये हाइट और विड्थ को वो इंक्रीज कर देता है, लेकिन वो कैसे इंक्रीज करता है, रेशियो में इंक्रीज करता है। पहले मैं ऐसे चेंज कर दूं पहले की तरह, तो मेरा दोबारा हो जाएगा सेम की तरह। तो क्या करता है कि देखो, अभी इसमें एग्जांपल भी दे रखा है, देखो 2,3 लिख रखा है। 2,3 का क्या मतलब है कि उसकी हाइट और विड्थ, अगर उसकी पहले हाइट थी 100, तो जैसे ही आप कहोगे 2 टाइम्स, ये टाइम्स हो रहा है 2 टाइम्स, तो वो हो जाएगी 200। आप कह दोगे 3 टाइम्स, तो वो हो जाएगी 300। तो ऐसे काम करता है। इसमें आपको क्या देना होता है, रेशियो में देना पड़ता है। जैसे कि आपको ट्रांसलेट देना पड़ रहा था पिक्सल्स में, रोटेट देना पड़ रहा था डिग्री में, वैसे ही स्केल आपको देना पड़ता है रेशियो में। तो मैं इसे करके दिखाता हूँ। इसे मैं लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म, उसके अंदर मैं लिखता हूँ ट्रांसलेट, ट्रांसलेट बोल रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी थी स्केल, स्केल। अब मैं इसमें लिखूंगा, पहले मैं दिखाता हूँ, देखो 1,1। अब मैं सेव करूंगा, तो देखो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि 1, देखो मैंने इसको कौन सा रेशियो दिया, 1/1, तो 1 तो पहले से था। तो आपने बोला कि 1 टाइम 1, तो 1 टाइम 1 तो 1 ही होता है। देखो अगर इसको थोड़ा ध्यान से समझे, मेरा कोई एलिमेंट है, ये उसकी हाइट और विड्थ चेंज करने के लिए होता है, जो हमारा स्केल फंक्शन होता है। उसकी हाइट और विड्थ थी मान लो 200 पिक्सल, हाइट थी 200 पिक्सल, उसकी विड्थ थी, मैंने कह दिया 1 टाइम, तो 1 टाइम क्या होगा, देखो 200 इंटू 1, 200 इंटू 2, तो 2 ही होगा, 200 ही होगा, इसीलिए वो चेंज ही नहीं होगी, तो वो 200 रह गई। तो जब भी मैं इसे 1 से ज़्यादा दूंगा कोई, तभी वो चेंज होगी। आई होप पहली बात समझ में आ गई होगी। मैं इसे क्या करता हूँ, 2 देता हूँ, इसे भी 2 देता हूँ। वो इतना बड़ा हो गया कि वो ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो गया है। तो जैसे ही मैंने 2 टाइम्स दिया, तो वो 2, जिसकी हाइट और विड्थ थी 400 थी,
तो वो 800 हो गई हाइट और विड्थ इसकी। तो देखो एकदम बाहर ही निकल गया, लेफ्ट हैंड साइड से बाहर चले गया। तो ऐसे मेरी काम करती है मेरी स्केल प्रॉपर्टी। तो अच्छा, इसमें विड्थ देनी पड़ती है आई थिंक पहले, हाँ विड्थ है पहले। तो अगर मैं इसकी विड्थ 1 कर दूँ दोबारा से, तभी देखो हाइट होती रहेगी ना। देखो हाइट इतनी है उसकी 2 टाइम्स। और अगर मैं उसे दोबारा सेम कर दूँ, 1 कर दूँ, तो देखो 1/1 हो जाएगी वो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स और स्केल वाई। हम ऐसे देखो, इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 लाइन से अच्छा है कि 1 लाइन में लिखो, तो फालतू में कौन ही लिखे 2 लाइन में। तो अब ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब अगर इसे देखेंगे हम, तो देखो पहले की तरह हो चुकी है। तो इसमें आप समझिए कि इसको आपको स्केल करना है, तो आप उसे कितना भी इंक्रीज़ कर सकते हो। देखो अगर मैं इसे 0.5 करूँगा, तो वो क्या है, देखो 1 पे क्या था, वो उसके बराबर था। और 1 से जैसे ही मैं उसे कम करूँगा, तो देखो पहले से और छोटा हो जाएगा। और 1 से जितनी उससे ज़्यादा दूँगा, देखो 1.5, तो उतना वो इंक्रीज़ कर जाएगा उसकी हाइट और विड्थ, देखो कितनी इंक्रीज़ कर गई। तो ऐसे काम करती है मेरी स्केल फंक्शन। अब हम बात करेंगे स्क्यू के बारे में। ये स्क्यू क्या होता है? तो स्क्यू क्या होता है ना, उसे वो टेढ़ा-मेढ़ा कर देता है। जैसे कि अगर हम थोड़ा अपने डायग्राम में जाएँ दोबारा से, तो इसमें हम स्क्यू देखेंगे। तो देखो पहले वो पीछे जो ऑरेंज में था, वो उसकी इनिशियल पोज़ीशन है। और फिर जब मैंने उसे स्क्यू फंक्शन दे दिया, तो देखो वो टेढ़ा-मेढ़ा हो गया है। तो टेढ़ा-मेढ़ा होने के लिए मैं इसे दिखाता हूँ ये कैसे होगा। मुझे क्या लिखना है, ट्रांसफॉर्म लिखना है, उसके अंदर स्क्यू लिखना है। तो देखो स्क्यू भी वो ना, वो 2 तरीके से, 2 कहाँ गया? 2 डायरेक्शन में होगा, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। मतलब कि वाई एक्सिस की डिग्री और एक्स एक्सिस की डिग्री। तो अब अगर इसमें से दे दूँ 20 डिग्री एक्स एक्सिस में, 20 डिग्री वाई एक्सिस में। तो अब ये ऐसा स्क्यू होता है, मतलब कि थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा ठीक से दिखाना चाहूँ, तो ये ऐसा हो जाता है। देखो पहला वो नॉर्मल था, और रोटेट में तो एकदम रोटेट करना शुरू कर देता है। और स्क्यू में देखो हल्का टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है, उसकी जो एजेस होती हैं वो टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं। तो ऐसा ही होता है स्क्यू में। सेम इसको मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म स्क्यू एक्स, ट्रांसफॉर्म स्क्यू वाई। तो इसको मुझे डिग्री में देना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें रोटेट करना पड़ता है उसे। तो 20 डिग्री, 20 डिग्री। तो इसका मतलब, इस लाइन का मतलब और इस लाइन का मतलब सेम है। जो ये वाला है वो उसका शॉर्ट हैंड है इन दोनों का। तो सबसे अच्छा इसका शॉर्ट हैंड थोड़ा ईज़ी है, तो उसको हम याद रख सकते हैं। तो ऐसे हमारा स्क्यू काम करता है कि वो एक्स एक्सिस में कितना रोटेट होगा, स्क्यू करेगा, और वाई एक्सिस में कितना स्क्यू करेगा। स्क्यू का मतलब रोटेट नहीं होता है, अभी मैंने गलती से बोल दिया था। लेकिन स्क्यू का मतलब क्या होता है, देखो जैसे वो लाइन एक सीधी आ रही है, वो थोड़ा टेढ़ी-मेढ़ी हो जाएगी बस। और उस टेढ़ी-मेढ़ी को कितना डिग्री में मोड़ना है, वो आपको बताना पड़ेगा उस डिग्री से। तो एक्स एक्सिस में कितना और वाई एक्सिस में कितना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे हमारी काम करती है स्क्यू प्रॉपर्टी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें और एक होता है हमारी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इन सब का वो होता है शॉर्ट हैंड। तो मैं तो यूज़ करता नहीं कभी भी शॉर्ट हैंड, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है याद करने के लिए। अगर इसे आप देखोगे स्केल एक्स, स्क्यू वाई, स्क्यू एक्स और स्केल वाई, ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट वाई, तो उसे याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इतने लंबे को। इसलिए मतलब आप डायरेक्टली नहीं यूज़ कर लो, फालतू में कौन मैट्रिक्स वगैरह यूज़ करें। मैट्रिक्स क्या है, इन सब का शॉर्ट हैंड है। इन सब प्रॉपर्टीज़ को एक प्रॉपर्टीज़ में मिला दिया, उसे बोलते हैं शॉर्ट हैंड। और उसको हम ऐसे यूज़ भी कर सकते हैं, देखो यहाँ लिखा है सबसे आखिरी में, ऐसे करके। और जो हमारा 2D ट्रांसफॉर्म है, वो हमारे इनलाइन एलिमेंट पे काम नहीं करता है। और हम एक चीज़ रह गई है, हाँ, अब इसके बारे में बात करते हैं हम, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन क्या है। तो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन क्या होता है ना, कि जो भी आप ये ट्रांसफॉर्म के फंक्शंस दे रहे हो, ये कहाँ से लगना स्टार्ट होंगे। अभी अगर हम ध्यान से देखें, हमने जितनी भी चीज़ें करी हैं, उसमें जो भी काम हो रहा है ना, वो सेंटर से हो रहा है। हम उसे रोटेट कर रहे हैं, हम उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो एक्स एक्सिस सेंटर से हो रहा है। हम उसे स्केल कर रहे हैं, तो भी वो एक्स एक्सिस से हो रहा है। हम उसे स्क्यू कर रहे हैं, तो भी वो
सेंटर से हो रहा है। तो क्या होता है, बार-बार वो सेंटर से होता है, तो उसको चेंज करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। देखो अगर मैं स्क्यू एग्ज़ाम्पल लूँ, तो अब ये सेंटर से हो रहा है स्क्यू, और अगर इसमें मैं लिख दूँ ट्रांसफॉर्म ओरिजिन और इसे मैं लिख दूँ लेफ्ट, देखो वो लेफ्ट साइड से होना शुरू कर देगा उसके। और ऐसे ही अगर मैं उसमें लिख दूँ राइट, वो राइट से शुरू होना शुरू कर देगा उसको। देखो इसको अगर मुझे थोड़ा और अच्छे से देखना है तो रोटेट में देख सकते हैं हम। इसे मैं अभी के लिए कमेंट करता हूँ और मैं इसमें लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म और रोटेट फंक्शन देता हूँ और उसे 20 डिग्री रोटेट करा देता हूँ। तो अभी देखोगे ना इसमें सेंटर से हुआ है वो काम। ये जो मेरा सेंटर था ना इसका, इस सेंटर से रोटेट करना उसे शुरू करा है। वो जितनी प्रॉपर्टी लगाता है ना, वो सेंटर से लगाता है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर आपको इसे चेंज करना है, अगर आप लेफ्ट कर दोगे तो लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट कर दोगे तो ये हो जाएगा, बॉटम ये, टॉप ये। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्लीन कर दूँ पहले, और देखो मैं इसका ट्रांसफॉर्म ओरिजिन राइट कर दूँगा। तो देखो राइट हैंड साइड से रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी उसका ट्रांसफॉर्म ओरिजिन भी चेंज कर सकते हैं, और इसे हम डिग्री में भी दे सकते हैं कि वो डिग्री में भी दे दें। जैसे सेंटर है, तो सेंटर तो एकदम सेंटर में होता है किसी भी चीज़ के, और अगर इसे आप दे दोगे तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ले लेगा। जैसे ये कोई चीज़ है, वाई एक्सिस से 100%, जैसे कि 0%, 100%। अब देखोगे वो एकदम राइट हैंड साइड से उसे करेगा, क्योंकि उसने कहा उसे कि आप एक्स एक्सिस में 0 जाओ और वाई एक्सिस में आप 100% जाओ। जैसे कि ये देखो ये ऐसे होगा, एक्स एक्सिस में 0% मतलब बढ़ेगा ही नहीं आगे, वाई एक्सिस में 100% मतलब ऊपर वाले साइड को, ऊपर वाली साइड से रोटेट करना शुरू करेगा वो। तो ऐसे होता है हमारा, टू डी ट्रांसफॉर्म। अब हम बात करेंगे थ्री डी ट्रांसफॉर्म के बारे में। इससे पहले हमने टू डी ट्रांसफॉर्म के बारे में बात कर ली, तो सेम टू सेम होता है हमारा थ्री डी ट्रांसफॉर्म। तो थ्री डी ट्रांसफॉर्म में कुछ नहीं होता, उसमें देखो एक्स एक्सिस तो होता ही होता है, वाई एक्सिस भी होता ही होता है, उसमें बस एक और इंक्लूड हो जाता है जिसे हम बोलते हैं जेड एक्सिस। टू डी और थ्री डी ट्रांसफॉर्म में बस यही अंतर है कि जो हमारा थ्री डी ट्रांसफॉर्म है उसमें आपके पास एक और एक्सिस आ जाती है जिसका नाम होता है जेड इंडेक्स। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं थ्री डी ट्रांसफॉर्म की, वो सारी की सारी एकदम सेम टू सेम है हमारी टू डी ट्रांसफॉर्म की। तो मुझे लगता नहीं कि इन्हें डिस्कस करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं ट्रांसलेट एक्स है, ट्रांसलेट वाई है, फिर ट्रांसलेट जेड है। तो क्या है, जितनी प्रॉपर्टीज़ है उसमें आपको बस एक जेड एक्सिस और जोड़ना है। जैसे स्केल एक्स है, स्केल वाई है और स्केल जेड भी आ जाएगा उसमें। ऐसे ही रोटेट में है, रोटेट एक्स, रोटेट वाई और रोटेट जेड एक और आ जाएगा। इसमें बस एक और नई चीज़ जुड़ जाती है हमारी थ्री डी ट्रांसफॉर्म में, उसे हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव। अब ये पर्सपेक्टिव क्या चीज़ होती है? वो पर्सपेक्टिव को दिखाने के लिए मैं तो किसी भी एलिमेंट को हम कितनी दूर से देखते हैं उसे हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव। जैसे कि यहाँ पे मैं अपने आप को बना लेता हूँ, ये मैं छोटा सा मैं हूँ और मैं एक टावर को देख रहा हूँ जो कि यहाँ पे है। तो अगर मैं उस टावर को बहुत ज़्यादा दूर से देखूंगा तो वो टावर मुझे क्या दिखेगा? बहुत ही स्मॉल दिखेगा। अगर मैं उस टावर को बहुत ज़्यादा दूर से देखता हूँ तो मुझे टावर क्या दिखता है? बहुत ज़्यादा स्मॉल दिखता है। और वो और वही अगर क्या हो मैं उसको थोड़ा नज़दीक जाके देखूँ, एक मिनट में इसको यहीं पे चेंज कर देता हूँ। देखो अगर मैं बहुत ज़्यादा दूर से देखूंगा तो टावर मुझे क्या दिखेगा? बहुत छोटा दिखेगा। लेकिन अगर मैं तो थोड़ा से बीच में जाके देखूंगा, मतलब कि यहाँ पे मेरा डिस्टेंस थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, तो मुझे वो टावर कैसा दिखेगा?
तो टावर थोड़ा मुझे मीडियम साइज़ का दिखेगा। और अगर मैं उसे बहुत ज़्यादा नज़दीक जाके देखूँगा उस टावर को, तो टावर मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा दिखेगा। तो इसे हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव, मतलब कि आप किसी एलिमेंट को, तो इसे बोलते हैं पर्सपेक्टिव कि हम किसी एलिमेंट को आप कितनी दूर, कितने डिस्टेंस से देख रहे हो, उसे हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव। जैसे कि जब मैं बहुत दूर से देख रहा था, जैसे कि मैं इसको पहली पोजीशन मान लेता हूँ, तो अगर मैं इस वाली पोजीशन को, तो मैं बहुत दूर से टावर को देख रहा था, तो टावर मुझे बहुत ही छोटा दिख रहा था, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव उससे बहुत दूर था, मतलब कि डिस्टेंस। पर्सपेक्टिव का मतलब एक इनडायरेक्टली मान लो डिस्टेंस होता है आप में और आप जिसको देख रहे हो, जैसे कि इस टावर को देख रहे हो, तो इसके बीच में और यहाँ से लेके यहाँ तक इस डिस्टेंस को बोलते हैं पर्सपेक्टिव। अभी किसी में भी हो सकता है, वैसे नॉर्मली पिक्सल में होता है। फिर मान लो आप थोड़ा नज़दीक जाके उसको थोड़ा देख रहे हो, जो इस वाला ये वाली पोजीशन है, तो आपको थोड़ा-सा बड़ा दिखेगा। दूसरी पोज़ीशन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप उसको बीच में से देख रहे हो जो कि मीडियम वाला है, तो देखोगे आपको हल्का-सा वो थोड़ा मतलब मीडियम दिखेगा। आप उस जब टावर को बहुत ज़्यादा नज़दीक जाके देखोगे, तीसरी पोज़ीशन, तो वो टावर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा दिखेगा। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आपको चीज़ें डिफरेंट दिखती हैं। तो जब हम बात करते हैं 3D ट्रांसफ़ॉर्म की, तो उसमें हमें एक चीज़ डिफ़ाइन करनी पड़ती है जिसे हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव। कि आप उसको आप उस एलिमेंट को कितनी दूर से देख रहे हो, उसे हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव। तो ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे 3D ट्रांसफ़ॉर्म में। और इसमें एक और बात होती है हमारे 3D ट्रांसफ़ॉर्म में, हमने पहले ही बात करी कि जैसे कि जो हमारा 2D ट्रांसफ़ॉर्म होता है, उसमें हमारे पास होती है एक्स एक्सिस, फिर होती है हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है? 2 होती है हमारे पास 2D ट्रांसफ़ॉर्म में। लेकिन 3D ट्रांसफ़ॉर्म में क्या होता है, हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है और ज़ेड एक्सिस होती है। 3 एक्सिस होती है हमारी 3D ट्रांसफ़ॉर्म में। सबसे बड़ा डिफ़रेंस 3D और 2D ट्रांसफ़ॉर्म का यही है कि 3D के पास एक ज़ेड एक्सिस होती है, और ये एक्सिस होती कैसी-कैसी हैं, हमने पहले भी उस डायग्राम में बात करी है, तो उसको एक और बार बना लेते हैं। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस और ये है ज़ेड एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस होता है वो किसी भी चीज़ को लेफ्ट या राइट में मूव करा सकता है, और जो वाई एक्सिस है वो किसी भी चीज़ को अप और डाउन में मूव करवा सकता है। और जो मेरा ज़ेड एक्सिस है, वो क्या करेगा, उस एलिमेंट को मेरे स्क्रीन के थोड़ा नज़दीक, देखो देखो अगर हम ध्यान से देखें, जो ज़ेड है वो हमारी साइड आता है। मैं अगर उस वाली पीडीएफ में जाऊँ, देखो इसमें अगर हम देखेंगे ज़ेड एक्सिस है ना, वो हमारी तरफ आएगा। तो जब भी आप ज़ेड एक्सिस इंक्रीज़ करोगे, तो जो वो एलिमेंट है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर आप ज़ेड एक्सिस को नेगेटिव में दे दोगे, उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। इसको हम थोड़ी देर में प्रैक्टिकल में देखेंगे, लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये हो गया हमारा पर्सपेक्टिव, और पर्सपेक्टिव ओरिजिन तो मतलब आपको देना नहीं है, और ये बैक फेस विजिबिलिटी भी बेकार है, और ये ट्रांसफॉर्म ओरिजिन मतलब कि वही है, और ये भी कुछ ऐसा काम का नहीं है। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इसमें कुछ 3D ट्रांसफॉर्म कुछ काम का है नहीं, अगर हम देखें उसे थोड़ा ब्रॉडली। एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको आपको बस पर्सपेक्टिव बताना ज़रूरी है कि आप उसे कितनी दूर से देख रहे हो। जैसे कि हमारे पास एग्ज़ाम्पल है कि हम एक बार उसे रोटेट करवा रहे हैं और एक बार हम उसे ट्रांसलेट करवा रहे हैं। तो हम ये वाला एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं एक बार। तो ये वाली बात तो आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने कोड में आते हैं। तो कोड को मैंने यहाँ पे खोल रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा डिव है वही, उसको मैं पहले लिखूँगा ट्रांसफॉर्म। अब मुझे बताना क्या पड़ेगा उसे कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, तो मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव सेलेक्ट करता हूँ। मान लेते हैं कि आप उसे 300 पिक्सल दूर से देख रहे हो, ये आपको देना जरूरी है। अब आगे हम देखेंगे रोटेट। इसमें आपको क्या देना पड़ेगा, रोटेट 3D, और फिर आपको जीरो एक्स एक्सिस में कितना, वाई एक्सिस में कितना, जेड एक्सिस में कितना, और फिर उसे कितना डिग्री आपको देना है वहां पे, उसको हम कहेंगे 0 डिग्री दे देता हूँ अभी के लिए। अभी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो मैं उसे बताता हूँ कि देखो एक्स एक्सिस में आप उसे 40 पिक्सल करवा दो रोटेट, और डिग्री भी देना पड़ेगा कि कितना डिग्री, तो डिग्री में मान लेता हूँ 40। अब देखो वो चेंज हो गया उसका जो एक्स एक्सिस है, और ऐसे ही मैं उसे वाई एक्सिस में मूव करवा सकता हूँ, जैसे कि 60 डिग्री। देखो वाई एक्सिस में मूव हो गया। तो ये होता है हमारा 3D ट्रांसफॉर्म। अब लग रहा है कि वो 3D है वो चीज़। अभी के लिए अगर मैं इसे ज़ीरो कर दूँ, इसे भी ज़ीरो कर दूँ, तो वो पहले के जैसा नॉर्मल हो जाएगा। अब बात करते हैं जो हमारी तीसरी एक्सिस है, मतलब कि जेड एक्सिस। देखो जैसे ही मैं उसे इंक्रीज़ करूँगा, 10 देता हूँ, देखो जेड एक्सिस में मूव करना शुरू कर दिया उसने, और ऐसे ही मैं इसे दे देता हूँ 70।
तो उसने जेड एक्सिस में और मूव करना शुरू कर दिया। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं अपने पर्सपेक्टिव को, और फिर हम रोटेट को यूज़ करते हैं, जो कि एक हमारी फंक्शन है ट्रांसफॉर्म का, जो कि 3D ट्रांसफॉर्म का हमारा एक फंक्शन है। तो हमारे पास अगर हम यहाँ के देखें तो ये हो गया हमारा रोटेट 3D। अब हम देखते हैं कि ट्रांसलेट कैसे करते हैं हम इसे। तो यहीं पे आता हूँ मैं दोबारा से, और यहाँ लिखता हूँ मैं ट्रांसलेट। और ट्रांसलेट भी वही है, 3 एक्सेस होंगी मेरे पास, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। अब देखो अगर मैं उसे एक्स एक्सेस में करवा दूं कितना, 100 पिक्सल, और वाई एक्सेस में करवा दूं 200 पिक्सल। ओके, ये ले क्यों नहीं रहा है? अच्छा, मैंने पिक्सल में नहीं लिया। ओके, इसमें डिग्री देनी पड़ती है आई थिंक। ओके, मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट लिख दिया था, जहाँ की मुझे लिखना था ट्रांसलेट 3D, क्योंकि ट्रांसलेट तो 2D में उसे रोटेट करेगा ना। तो 0,0,0। अब देखते हैं इसे हम 100 पिक्सल करवाते हैं एक्स एक्सिस में, थोड़ा सा उसे वाई एक्सिस में। अब नहीं ले रहा है क्या? ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है इसको? ठीक है, पिक्सल में ले दिया था मैंने, अब आ रही है। तो देखो ऐसे हमारी काम करती है। तो अभी वही गलती हो रही थी कि मैंने ट्रांसलेट लिख दिया, तो जब भी आप ट्रांसलेट लिखोगे या रोटेट लिखोगे, तो क्या करेगा, उसे 2D में ले लेगा। और जब आप लिखोगे ट्रांसलेट 3D, तो ही वो उसकी 3 वैल्यू लेगा। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो बॉक्स था, वो पहले वो 100 पिक्सल एक्स एक्सिस में आया, फिर 200 पिक्सल वाई एक्सिस में आ गया। तो ऐसे करके हमारा 3D ट्रांसलेट काम करता है। एकदम सेम टू सेम हमारा ये जितनी भी प्रॉपर्टी है हमारी, जितनी भी प्रॉपर्टी इसमें हमारी है 3D ट्रांसफॉर्म में, सारी की सारी बिल्कुल सेम टू सेम है 2D ट्रांसफॉर्म की तरह। बस उसमें क्या है, एक आपका हर उसमें एक जेड एक्सेस जुड़ जाएगा। बस सेम टू सेम वैसी प्रॉपर्टी है सारी की सारी जो हमारी 3D ट्रांसफॉर्म है। अगर हम देखें, देखो ये देखो, जेड एक्सेस, और यहाँ देखो जेड एक्सेस। तो हर जगह क्या है, जेड एक्सेस जुड़ जाएगा, बस आपको पर्सपेक्टिव देना होता है आपसे कितनी दूर से देख रहे हो। तो ऐसे काम करती है हमारी इस अच्छा मैंने इसमें ये नहीं दिया जेड एक्सेस वाला, इसे भी देखे देखते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं इसे अगर ज़ीरो कर देता हूँ अभी के लिए, इसे भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ, और इसे ही मैं ज़ीरो कर देता हूँ, तो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। तो देखो जो ट्रांसलेट होता है ना, उसमें अगर मैं उसे जेड एक्सिस में थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा, तो देखो उसका साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा जेड एक्सिस होता है, वो हमारे स्क्रीन की साइड को आता है, मतलब हमारे हमारे ऊपर आता है स्क्रीन के अंदर। तो इसे आप जितना इंक्रीज़ करोगे, उतना उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा। और अगर आप इसे नेगेटिव में दोगे, उतना वो छोटा हो जाएगा। जितना उसे नेगेटिव में दोगे, उतना वो छोटा हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी जो जेड एक्सिस होती है, वो हमारी डिस्प्ले के अंदर को आती है, हमारी तरफ आती है, जो हम देख रहे होते हैं अपने लैपटॉप को या स्क्रीन को। तो हमारी तरफ आती है वो जेड एक्सिस। तो ऐसे काम करती है हमारी जे 3D ट्रांसफॉर्म में जेड एक्सिस वगैरह और ये ट्रांसलेट वगैरह। तो एकदम सेम टू सेम है ये हमारे 2D ट्रांसफॉर्म की तरह। तो हम दोबारा देखने का क्या ही मतलब बनेगा इन सबको, इसलिए मैं देख नहीं रहा। हम थोड़ा बात करेंगे इनके बारे में, ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले मैं थोड़ा एक कोड हटा दूँ, सेव कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं सेव कर देता हूँ। तो मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा इन दोनों ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी के बारे में। तो हमारे पास अभी के लिए ट्रांसफॉर्म में हमारे पास 2 तरीके के ट्रांसफॉर्म हैं। एक है हमारा 2D ट्रांसफॉर्म, एक है हमारा 3D ट्रांसफॉर्म। तो जो हमारा 2D ट्रांसफॉर्म होता है ना, वो काफ़ी स्टेबल है, मतलब कि जो हमारा 2D ट्रांसफॉर्म है वो काफ़ी स्टेबल है, और काफ़ी सारे ब्राउज़र उसे यूज़ करते हैं, तो काफ़ी ईज़ी होता है 2D ट्रांसफॉर्म। और मैं बताऊँ तो मोस्टली 2D ट्रांसफॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली ट्रांसलेट और रोटेट तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन ऐसा 3D ट्रांसफॉर्म के साथ नहीं है। 3D ट्रांसफॉर्म जो हमारा है, वो बहुत कम ब्राउज़र में अलाउ होता है, और इसलिए उसका बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं होता। मतलब कि अभी जो 3D ट्रांसफॉर्म है ना, वो काफ़ी अभी स्टेबल नहीं है। अगर मैं अपने ब्राउज़र में जाऊँ, तो हमने पहले भी बात करी है एक वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है कैन आई यूज़
तो बताता है कि आप क्या-क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो किसी ब्राउज़र में। तो मैं इसे खोलता हूँ और मैं इसमें लिखता हूँ 3D ट्रांसफ़ॉर्म। देखो मुझे बता देगा कि आपका कहाँ-कहाँ ये होता है। देखो 3D ट्रांसफ़ॉर्म के अगर मैं आगे यहाँ पे होवर करूँगा, तो द देखो लिखा आ रहा है W3C वर्किंग ड्राफ्ट, मतलब इस पे अभी काम चल रहा है। जो 3D ट्रांसफ़ॉर्मर्स में मतलब काम चल रहा है, अभी बहुत स्टेबल नहीं है ये, इसलिए बहुत ज़्यादा ब्राउज़र इसे अलाउ नहीं करते हैं 3D ट्रांसफ़ॉर्म को। वहीं पे अगर मैं देखूँगा जो 2D ट्रांसफ़ॉर्म है उसमें अगर मैं होवर करूँगा, तो उसमें लिखा आ रहा है कैंडिडेट रिकमेंडेशन, मतलब कि आप इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो जो 2D ट्रांसफ़ॉर्म है। और ये जो W3 है, W3C, जो कि स्टैंडर्ड क्रिएट करता है हमारे वेब के, तो वो बताता है कि कौन से टैग यूज़ होंगे, कौन से टैग यूज़ नहीं होंगे और कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हो, वो हमें बताता है W3C। तो CSS में भी कौन से ब्राउज़र में क्या चीज़ें अलाउ होंगी, वो भी W3C बताता है। तो अगर हम देखेंगे 2D ट्रांसफ़ॉर्म में देखो तो बता रहा है कि आप मतलब आराम से यूज़ कर सकते हो। 2D ट्रांसफ़ॉर्म की आप कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हो। हाँ, अगर हम देखें तो हाँ, लेकिन ऐसा काम नहीं है हमारे 3D ट्रांसफ़ॉर्म के साथ। इसकी जो वर्किंग ड्राफ्ट्स है, मतलब जो वहाँ के इंजीनियर होंगे अभी काम कर रहे होंगे आई थिंक इसपे, तो ये अभी पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है 3D ट्रांसफ़ॉर्म। इसलिए अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसके नीचे एक नोट भी लिखा है, पार्शियली सपोर्ट इन IE रिफर्स टू नॉट सपोर्ट। देखो IE में तो सपोर्ट ही नहीं करता 3D ट्रांसफ़ॉर्म। और देखो बहुत से जो हमारे सफारी हैं, जो कि हमारा शायद iOS का जो हमारा ब्राउज़र होता है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है सफारी। तो जो हमारा iOS मतलब एप्पल वाला जो हमारा वो होता है ब्राउज़र, देखो उसमें तो उसको उसमें आपको ये 3D ट्रांसफ़ॉर्म यूज़ करने के लिए बैक फेस विजिबिलिटी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है हमारा 3D ट्रांसफ़ॉर्म। तो मैं बोलूँगा कि इसको ज़्यादा यूज़ मत करना। मैं क्या मतलब कि W3C भी बोल रहा है, उसे ज़्यादा यूज़ मत करो। अभी वो वर्किंग ड्राफ्ट में ही है वैसे भी। तो ऐसा होता है हमारा 3D ट्रांसफ़ॉर्म। तो हम ज़रा दोबारा अपने इसमें वापस आते हैं। बात करते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे थे, दोनों ट्रांसफ़ॉर्म के बारे में। तो मैं जो 3D ट्रांसफ़ॉर्म है वो बहुत कम ब्राउज़र में है, इसलिए आपको थोड़ा यूज़ करना, उसे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जो आपका 2D ट्रांसफ़ॉर्म है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब हद से ज़्यादा। तो 2D ट्रांसफ़ॉर्म तो आपको यूज़ करना ही चाहिए। अब हम थोड़ा इसके यूज़ केस देख लेते हैं कि कहाँ-कहाँ पे हम 2D ट्रांसफ़ॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा एक एनिमेशन टाइप बनाते हैं इससे, लाइक रोटेट अ डिव। मैं इसमें हेडिंग लिखता हूँ H2 रोटेट अ डिव यूजिंग 2D ट्रांसफ़ॉर्म। बहुत ही बढ़िया। इसके नीचे मैं एक डिव बनाऊँगा नॉर्मल सा। CSS में आके मैं क्या करूँगा, उस डिव को सेलेक्ट करूँगा, थोड़ी सी हाइट दूँगा, थोड़ी सी विड्थ दूँगा, लाइक 400 पिक्सल की हाइट, 400 पिक्सल की विड्थ, थोड़ी सी मार्जिन दूँगा लाइक 100 पिक्सल, और एक उसे बैकग्राउंड कलर दूँगा कोई लाइट लाइट ग्रीन, लाइट सी ग्रीन। तो ऐसा मेरे पास आ गया है, और मैं इसे थोड़ा सा बॉर्डर दूँगा 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब देखूँगा तो मेरे पास ये हो गया। इसमें मुझे एनिमेशन क्रिएट करना है 2D ट्रांसफ़ॉर्म को लेके। ये बताने के लिए है कि कैसे हम 2D ट्रांसफ़ॉर्म को अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, और बहुत जगह यूज़ होता है 2D ट्रांसफ़ॉर्म। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको रोटेट कराने के लिए तो मैं रोटेट यूज़ करूँगा, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, एक सूडो क्लास यूज़ करता हूँ। मैं एक जिसका नाम होता है होवर, कि होवर पे वो आपको एनिमेशन दिखाएगा, एनिमेशन टाइप। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले होवर पे क्या करना चाहिए, इसमें एक आप ट्रांसफ़ॉर्म लगा दो, ठीक है? और फिर उसे आप रोटेट कर दो, और उसे रोटेट थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, कहाँ गया 2D ट्रांसफ़ॉर्म। ओके, रोटेट 1 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो रोटेट हम देख लेते हैं, लाइक 45 डिग्री पे आप उसे रोटेट कर दो। मैं जाके देखूँगा तो मैं जैसे उस पे देखो, मैं उस पे होवर करूँगा, जैसे वो रोटेट हो जाएगा। तो ऐसे छोटे-मोटे एनिमेशन हम 2D ट्रांसफ़ॉर्म से मतलब लगा सकते हैं। जैसे मैं इस पे अपना होवर करूँगा, ये जो मेरा माउस है, तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसके साथ-साथ मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ हम नॉर्मल सी सीएसएस लिख सकते हैं। ये हमारी सूडो क्लास है, जो हमने पहले भी पढ़ी है। सिंगल कोलन लगा के हम सूडो क्लास का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे किसी स्पेसिफिक स्टेट को बताती है हमारे एलिमेंट के। और जो हमारी सूडो एलिमेंट होते हैं, उसमें 2 कॉलन लगते हैं, जो कि हमारी बताती है किसी स्पेसिफिक पार्ट को। लेकिन ये हमारा स्पेसिफिक स्टेट है, तो अभी हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं।
मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है आप वो भी चेंज कर दो, किसमें, लाइट कोरल में। अब हम देखें तो अब मैं जाऊँगा तो अब मैं इसमें होवर करूँगा, देखो कलर भी चेंज हो रहा है उसका और वो रोटेट भी कर रहा है। तो ये काफ़ी एक थोड़ा एनिमेशन टाइप बन चुका है। और अगर इसको मैं थोड़ा सा और कर दूँ, जैसे लाइक 145 डिग्री रोटेट, ठीक है, मतलब नॉर्मल सा एक ऐसा हम बना सकते हैं, मतलब छोटा मोटा एनिमेशन टाइप। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लाइक साथ साथ इसको मैं स्केल भी करा दूँ, स्क्यू करा दूँ, स्क्यू स्क्यू करा दूँ। और स्क्यू में कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी मैं भूल गया हूँ थोड़ा। ये रहा स्क्यू, स्क्यू में डिग्री में देते हैं, ओके। स्क्यू में मान लो 45 डिग्री एक दे देता हूँ और दूसरा दे देता हूँ 30 डिग्री। मुझे पता नहीं इसमें क्या होने वाला है, लेकिन ठीक है, बहुत ही अजीब सा एनिमेशन बन गया है। तो थोड़ा इसको मैं डिग्री कम कर दूँ ना, तो 15 डिग्री और यहाँ पे 20 डिग्री, ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। मतलब ऐसे एनिमेशन बना सकते हैं रैंडमली अपने 2D ट्रांसफॉर्म को यूज़ करके। तो एक तो हमारा ये हो गया। अब हम एक और बनाएंगे। एक और बनाने से पहले मैं क्या करूँगा, इसको डिव को आईडी दे दूँगा। आईडी इसको दे देता हूँ div1। यहाँ पे आके मैं सिलेक्ट कर दूँगा div2 और यहाँ पे भी आके सिलेक्ट कर लूँगा div2, क्योंकि मैं एक और डिव बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे तो ये वाला एनिमेशन हो गया, इसको कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, हम बनाएंगे यूट्यूब लाइक होवर इफेक्ट। तो उसके लिए मुझे एक और डिव बनाना पड़ेगा जिसकी आईडी होगी मेरी div2। यहाँ पे मैंने एमिट का यूज़ करा और जल्दी से अपना कोड लिख लिया। और अगर मैं जाऊँगा तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसी में चेंजेस करता हूँ। क्रिएट होवर इफेक्ट लाइक यूट्यूब। तो अभी को मैं इसके लिए यहाँ पे सब हटा देता हूँ। तो मेरे पास एक नॉर्मल सा ये है, इसको मैं इसके अंदर से भी हटा दूँ क्या? चलो छोड़ो। तो पहले हम यूट्यूब में आके देखते हैं। देखो यूट्यूब में पता है हमारे पास क्या होता है, ये यही हमारे पास 2D ट्रांसफॉर्म यूज़ करा जाता है। जैसे कि अगर मैं यूट्यूब वीडियो पे होवर करूँगा, तो देखो वो क्या है, वीडियो अपने आप हल्का सा बड़ी हो जाएगी वहीं के वहीं। तो हमें ये वाला एनिमेशन बनाना है भी 2D ट्रांसफॉर्म को यूज़ करके। जैसे ही मैं इसको होवर करूँ, तो अभी देखेंगे 2 काम हो रहे हैं इसमें। पहले तो इसका क्या है, ये इंक्रीज़ हो रहा है इसका साइज़, मतलब कि स्केल का यूज़ करा जा रहा है। तो पहले मैं इसको स्केल के साथ बनाऊँगा, मतलब कि इसको पहले मतलब हाइट विड्थ छोटी कर देता हूँ मैं इसको, 100 पिक्सल, 200 पिक्सल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, होवर पे क्या करना है इसे, ट्रांसफॉर्म कराओ आप इसे स्केल। आई थिंक स्केल ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, स्केल होता है। स्केल में कॉमा देखिए, तो मैं इसे 2/2 कर देता हूँ, उसके रेशियो से इंक्रीज़ होगा। तो जब भी आप उसका वो होवर करोगे, तो वो देखो, अब देखो उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है अभी। अगर मैं यूट्यूब वाले पे होवर करता हूँ, तो वो होवर तो होता है लेकिन वो हल्का सा नीचे आ जाता है अपने आप। अगर ध्यान से देखो तो वीडियो देखो एकदम होवर नहीं हो रही वहाँ पे। इसको मैं कैसे बताऊँ, देखो जैसे कि मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ ना, तो अगर मैंने उसे, ये मेरा यूट्यूब की वीडियो है, मैंने उसे होवर करी तो क्या वो हल्की सी छोटी सी नीचे हो जाती है। ये हमारा यूट्यूब का काम है, यूट्यूब में ऐसा हो रहा है एनिमेशन। लेकिन अगर मैं अभी अपने उसमें देखूँ ना, तो देखो उनका उसका साइज़ ना वही इंक्रीज़ हो जा रहा है। अगर देखो, ये है मेरी मेरी वेबसाइट जो मैं इसमें कर रहा हूँ, और जब मैं उसको होवर कर रहा हूँ तो ऐसी बड़ी हो रही है। उसको होना कैसे बड़ी होनी चाहिए, नीचे होके बड़ी होनी चाहिए। तो मैं उसको कुछ ऐसा करूँ कि वो नीचे होके बड़ी हो। तो नीचे होके बड़ी होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे ट्रांसलेट कराना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक इसके साथ-साथ ट्रांसलेट भी देता हूँ। ट्रांसलेट, तो अगर मैं इसे दे दूँ, ट्रांसलेट को किस में देते हैं हम? ठीक है, पिक्सल में देते हैं। भूल जाता हूँ मैं भी थोड़ा-थोड़ा।
50 पिक्सल और बस 50 पिक्सल को एक्चुअली मैं सिर्फ ट्रांसलेट एक्स कराता हूँ, क्योंकि अगर मैं वाई में कराऊंगा तो वो थोड़ा आगे को बढ़ जाएगा। तो मैं ऐसा लिखता हूँ इसमें ट्रांसलेट एक्स और देता हूँ 25 पिक्सल। हम एक ही ट्रांसफॉर्म में दो या दो से ज़्यादा या फिर जितने भी हम फंक्शन देना चाहते हैं अपने ट्रांसफॉर्म के, वो भी दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने क्या करा, स्केल भी यूज़ कर लिया और ट्रांसलेट भी यूज़ कर लिया। ओके, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ आई थिंक इसका। देखना पड़ेगा ये प्रॉपर्टी लग रही है नहीं लग रही है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लग नहीं रही है। हम्म, इसको मैं थोड़ा अलग से लगाऊं, वैसे काम तो करनी चाहिए थी, कर नहीं रही है। ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट एक्स 50 पिक्सल। ओके, मुझे एक्स एक्सिस में मूव कराना है, मुझे वाई एक्सिस में मूव कराना था। ठीक है, अब इसका दूसरा वाला होवर काम नहीं कर रहा है। हम्म हम्म, दोबारा इसको वहीं ले चलता हूँ। ठीक है, ये अब कैसे काम कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब काम कर रहा है ये चीज़। मेरा कोड कुछ टाइम पहले एकदम सेम टू सेम था, मैंने कुछ चेंजेस ही नहीं करे इसमें। तो मैंने बस ट्रांसलेट वाई कर दिया, पहले वो एक्स था बस, लेकिन अब वो चीज़ काम कर रही है तो ठीक है। अब देखो वहीं की वहीं वो हो जा रही है इंक्रीज़। अगर हम देखूँ पहले मैं ऐसा कर रहा था तो वो क्या होता था, वहीं पे बड़ी हो रही थी लेकिन ऊपर हो जा रही थी थोड़ी सेंटर में, क्योंकि जो हमारी जितने भी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी होती है वो बाय सेंटर लगती है। तो अब देखो मैं इसमें ये भी कर रहा हूँ और ये भी हो रही है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। इसे अगर थोड़ा सा मैं ट्रांसलेट एक्स कराऊँ ना तो वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा लेफ्ट साइड आ जा रही है। तो मैं इसे ट्रांसलेट एक्स भी करा देता हूँ यहीं पे। ज़्यादा नहीं, 50 पिक्सल का ट्रांसलेट कराऊंगा बस। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें हल्का सा ऊपर आ रहा है, मतलब मुझे थोड़ा पिक्सल वाले को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, लाइक 40। ठीक है, अब ठीक है। अब एकदम बढ़िया से हमारा होवर हो रहा है। तो ऐसे हम एक यूट्यूब का होवर वाला इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सही से हो चुका है हमारा इम्प्लीमेंट। तो ऐसे हमारे पास एक यूट्यूब वाला भी है। हम कोई एनिमेशन भी बना सकते हैं, मतलब छोटा मोटा एनिमेशन ऑफ कोर्स, हम होवर का यूज़ करके, या फिर ज़रूरी नहीं है इसमें हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं देता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड। एक तो हमारा इसमें क्या है, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। तो ऐसे हम अपना एक यूट्यूब का होवर एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, होवर इफेक्ट आई मीन। इसलिए हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और हम क्या यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, तो यही यहीं तक की कहानी थी हमारी। होवर बोल रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म की हमारी यहीं तक की कहानी थी। तो ट्रांसफॉर्म की दो तरीके की कहानी है कि 2D ट्रांसफॉर्म है और 3D ट्रांसफॉर्म है। तो 3D ट्रांसफॉर्म ज़्यादा यूज़ मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राउज़र में वो सपोर्ट नहीं करता है। और नॉर्मली अगर मैं जाके देखूँ भी कहीं पे 3D ट्रांसफॉर्म सपोर्ट, तो मुझे कहीं ढंग से मिल जाता। ये है वेबकिट ट्रांसफॉर्म 3D। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से बता रखा है कि कौन कौन से ब्राउज़र से इसकी कंपेटिबिलिटी है। तो ठीक है, मतलब वही बात है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा हमारा वो जो 3D ट्रांसफॉर्म है, वो बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट नहीं करता ब्राउज़र में। तो और एक्चुअली क्या होता है, जो अभी के मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं, उनमें भी जो हमारा 3D है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता, क्योंकि वो थोड़ा हार्डवेयर एक्सेलरेशन वगैरह यूज़ करता है हमारे क्रोम का। और जो हमारा 2D ब्राउज़र है वो 2D ब्राउज़र कह रहा हूँ, जो हमारा 2D ट्रांसफॉर्म है वो बहुत ही अच्छे से सारे के सारे ब्राउज़र्स में सपोर्ट करता है और बहुत ज़्यादा ये यूज़ भी होगा।
मैं बता रहा हूँ कि अभी जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ गई 2D ट्रांसफ़ॉर्म की? हाँ, ये जो इसमें रोटेट है, रोटेट तो इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन ट्रांसलेट तो आपको बहुत यूज़ करना पड़ेगा। ट्रांसलेट हो गया और स्क्यू भी इतना यूज़ नहीं होता, स्केल बहुत यूज़ होता है। स्केल और ट्रांसलेट तो 2D ट्रांसफ़ॉर्म का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब बहुत वाइडली यूज़ होता है इसका। तो इन दोनों को तो बहुत ही अच्छे से देख लेना एक एक बार। तो ऐसे खत्म हो गया हमारा 2D ट्रांसफ़ॉर्म।